चलिए अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 43 चैप्टर 2 का सेक्शन 43 है ये। चैप्टर 2 फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका जो सेकंड पार्ट है 38 से लेकर 53 ए तक ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर को लेकर। ठीक, तो उसी ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रही है, क्या ट्रांसफर वैलिड होगा, किस लिमिट तक वैलिड होगा, कब तक वो ट्रांसफर वैलिड होगा, और ये सेक्शन और किन चीजों के बारे में बात करता है ये हम फर्दर इस सेक्शन को पढ़कर देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसके साथ क्या चीजें और जुड़ी हुई हैं। ये सेक्शन प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसके अंदर क्या है। वेयर अ पर्सन fraudulently or erroneously represent that he is authorized to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration, such transfer shall, at the option of the transferee, operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. ओके, उसके बाद इसमें दे रखा है सेकंड पैरा में दे रखा है nothing in this section shall impair the right of transferees in good faith for consideration without notice of the existence of the said option. तो देखिए इसमें 43 सेक्शन नंबर 43 क्या बात करता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके बात करता है, और ये ट्रांसफर किसके द्वारा किया जा रहा है, एक अनऑथराइज पर्सन के द्वारा। तो क्या एक अनऑथराइज पर्सन जो ट्रांसफर करेगा वो वैलिड होगा या नहीं होगा, अगर वैलिड होगा तो कब तक वैलिड होगा, अगर वो उस चीज का ओनर नहीं है, उस प्रॉपर्टी को लेके ऑथराइज पर्सन नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कब तक ट्रांसफर होगी, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ठीक, उसके बारे में सेक्शन बात करता है। एक इसी से रिलेटेड सेक्शन हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखा होगा, सेक्शन नंबर 115 जो बात करता है एस्टॉपेल को लेके। विबंध का नियम बताया गया उसमें कि अगर कोई पर्सन उस चीज का ओनर नहीं है और वो फर्दर उस चीज को ट्रांसफर कर देता है, ठीक, और जो चीज उसने ट्रांसफर की है वो चीज उसके पास आ जाती है, तो वो उस चीज को देने के लिए बाउंड है। वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने जब इस चीज को ट्रांसफर किया था या दिया था तो ये सामान मेरे पास नहीं थी। ठीक, डॉक्ट्राइन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उस डॉक्ट्राइन को लिख लीजिए। डॉक्ट्राइन है फीडिंग द एस्टॉपल बाय ग्रांट। ठीक है, फीडिंग द एस्टॉपल बाय ग्रांट, हिंदी में से कहते हैं स्वीकृति द्वारा विबंध का पोषण। स्वीकृति द्वारा विबंध का पोषण, एस्टॉपल को कहते हैं विबंध। ठीक, ये एक डॉक्ट्राइन है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस में आता है, मेंस में भी पूछ लेते हैं कि ये डॉक्ट्राइन किस सेक्शन से रिलेटेड है या इस डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है, तो उसमें बताना पड़ता है क्या है। देखिए इसमें जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है फ्रॉडलेंटली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने फ्रॉड की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी होगी, उसमें बताया गया एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज फ्रॉड, किसी तथ्य को जानबूझकर छुपाना, आपको पता है लेकिन फिर भी उस फैक्ट को आप छुपा लेते हैं, तो इसे कहते हैं फ्रॉड। ठीक, और यहाँ पर एरोनियसली रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर गलती से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोनों चीजें, एक तो एक्टिव कंसीलमेंट की भी बात हुई है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एरोनियसली रिप्रेजेंट की बात हुई है। एक गलती से मतलब भूल के द्वारा भी बात हुई है, और एक जानबूझकर जो उन्होंने किया है उसके द्वारा भी बात हुई है कि जो ट्रांसफर है अगर फ्रॉडलेंटली हो जाता है तो क्या उसका होगा असर, या जानबूझकर किया जाता है तो क्या होगा। अब देखिए कोई पर्सन किसी को ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, और ये बात उसको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त पता थी, मतलब वो उस प्रॉपर्टी को लेके एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा था, जिसका मतलब होता है फ्रॉडलेंटली उस चीज को करने की कोशिश कर रहा था, या वो चीज उसकी है, ये भूलवश मतलब किसी गलती की वजह से, फैक्ट की वजह से, वो ये गलती की वजह से ये, या वो चीज उसकी है ऐसा वो सोचकर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक, लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी उसके पास है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरी को देगा। ठीक, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफरर के पास आ जाती है,
तो वो ट्रांसफरर जो है वो बाउंड है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को देने के लिए। वो ये नहीं कह सकता है कि साहब जब मैंने इस प्रॉपर्टी को देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उस वक़्त मेरे पास नहीं थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और ये जो एस्टॉपेल का नियम है, ठीक है ना? ये जो डॉक्ट्राइन है, ये उस चीज़ को जस्टिफाई करती है, उस चीज़ को बताती है कि नहीं ये जो ट्रांसफरर है उस चीज़ को लेके बाउंड है, वो प्रॉपर्टी अब उनको ही दी जाएगी ट्रांसफरी को। अगर वो उस जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं गया विदिन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक? उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं गया है, खत्म नहीं किया गया, विखंडित नहीं किया गया है, तो ये ट्रांसफरी के पास राइट होगा कि वो ट्रांसफरर द्वारा दी जाने वाली प्रॉपर्टी को ले सके। ठीक है, उसे देखते हैं शायद और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ए है, ए के पास ये लैंड है, ये ऐसा ए सोचते हैं, ठीक? और ये इस लैंड को बी को देना चाहते हैं। अगर ये ऐसा सोच रहा है लेकिन इनके पास ये लैंड नहीं है तो ये कैसा हो गया? एरोनियसली, ठीक? और ए को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक? पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, फिर भी ये इस चीज को ट्रांसफर करना चाहते हैं बी को, तो ये कहा जाएगा फ्रॉडलेंटली, ठीक? और ये ए जो है बी के साथ इस ट्रांसफर को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसको आपको ट्रांसफर करूंगा, ठीक? तो ट्रांसफरी के पास ये राइट है कि जैसे ही ये प्रॉपर्टी ए के पास आती है, ठीक है? जैसे ही ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ए के पास आती है, तो वो ए से कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप मुझको दीजिए, ठीक? तो ए बाउंड हो गए यहाँ पर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक? ए बाउंड होंगे यहाँ पर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक? ये उन्होंने चाहे एररनेसली किया हो या फ्रॉडलेंटली किया हो, जानबूझकर किया हो ट्रांसफर या गलती से किया हो। वो ये नहीं कह सकते हैं कि जब मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ए के पास नहीं थी, ठीक? इस चीज को कहकर वो बच नहीं सकते। ये बताता है हमें एस्टॉपल का नियम। अब देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है, इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ ए, अ हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी। ए जो है बेटे हैं बी के, ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने पिता से और इनके पास 3 प्रॉपर्टी होती हैं, दोनों के पास जॉइंटली एक्स, वाई और जेड। अब ए क्या करते हैं, ए इस प्रॉपर्टी को उठाकर सी को बेच देते हैं। ए क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देते हैं सी को, तीनों प्रॉपर्टी का। पर बी जब ये प्रॉपर्टी का बी जो फादर है इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो जो जेड का जो हिस्सा है, जेड वाला जो पार्टीशन है उसको अपने पास ही रखते हैं, ठीक? जेड वाले पोर्शन को वो देते नहीं है। तो ए जो है वो सी से क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का पूरे का ट्रांसफर करने का प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक तरह से। जबकि ए को पता है ये प्रॉपर्टी जेड जो है ये ए की नहीं है। अब होता क्या है यहाँ पर, बी मर जाते हैं, ठीक? तो जो ए है इनके ए जो है बी के वारिस हैं, तो जो जेड प्रॉपर्टी है वो ए के पास चली जाएगी, ठीक है? अब सी जो है इस प्रॉपर्टी को पूरी प्रॉपर्टी को ए से लेने के लिए बोल सकते हैं और ए यहाँ पर बाउंड है सी को ये प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक? ए ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकता हूं। यहाँ पर ए स्टॉप सी के पास चली जाएंगी, लेकिन तभी तक वैलिड है ये नियम जब तक कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में किसी वजह से खत्म हो जाता है और फिर सी कहते हैं कि नहीं आप ये मुझे देने के लिए बाउंड है, ये गलत है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम जब तक है, कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं किया गया है, ठीक? तब तक सी ए से कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप मुझको दीजिए और ए जो है वो तीनों प्रॉपर्टी सी को देने के लिए बाउंड है, ठीक? अब देखिए इसमें एक केस लॉ है, केस लॉ का नाम है जुम्मा मस्जिद। केस का नाम है जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मनीन्द्र। इसमें बताया गया है
सेक्शन 6 और सेक्शन 43 दोनों ही डिफरेंट है। 43 बात करता है सर्टेनिटी की, ठीक। जो सेक्शन 6 है वो अनसर्टेन है, चांसेस संभावनाएं जो है हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। किसी के वसीयत में कोई आदमी हकदार है तो हो सकता है वसीयत उसके नाम पे आने से पहले वो आदमी एक्सपायर कर जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 6 जो है बात करता है व्हाट में बी ट्रांसफर्ड, कौन सी चीज है जो ट्रांसफर की जा सकती हैं। उसमें निगेटिव में बताया गया है कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं, ठीक। जो उसका सेक्शन 6 का सब क्लॉज ए है उसमें बताया गया है क्रिएट हुए हैं हियर अपरेंट ट्रांसफर की वजह से, ठीक है ना, वो फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो चांस क्रिएट हुए हैं हियर अपरेंट की वजह से वो फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, ठीक। किसी प्रत्यक्ष वारिस के संपदा का उत्तराधिकार होने की संभावना जहां पर होती है, ठीक, वो जो चांस है उसको आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा बताया गया इसमें चांस ऑफ लिगेसी, वसीयत का जो ट्रांसफर है उसको भी आप जो है फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए लॉटरी है, आप ये बोल देते हैं अगर लॉटरी निकलेगी तो मैं उसकी रकम से आपको पैसे दे दूंगा, ये भी कुछ चांसेस हैं जिनको चांसेस को कहते हैं संभावना है, संभावनाओं को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक। जो 6A है वो 43 का एज अ एक्सेप्शन है, दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए है, ठीक, बी के बेटे हैं, ए किसी थर्ड पर्सन को ये प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं जो है बी के बाद, बी के मरने के बाद आपको सारी प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक। ए जो है डी से प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं बी के मरने के बाद आपको सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन ये चांस की बात है, हो सकता है पहले मर जाए, तो उस कंडीशन में तो ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए जो चांसेस हैं, चांसेस को फर्दर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक। और जबकि सेक्शन 43 बताता है एस्टॉपल का नियम, उसमें क्या बताया गया, अगर कोई चीज आपने बोली है और आपके सामने वो चीज आ जाती है तो आप उसको करने के लिए बाउंड है, लेकिन इसका एक्सेप्शंस बताए गए हैं 6A में, या आप कह सकते हैं जो 6A के एक्सेप्शन है वो सेक्शन नंबर 43 है, ठीक। अब ये सेक्शन जो है इसको दूसरी तरह से भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं इक्विटेबल एस्टॉपल, इक्विटेबल स्टॉपल, एस्टॉपल, ठीक। जो 43 सेक्शन नंबर 43 है वो यहाँ पर चांसेस की बात नहीं करता, संभावनाओं की बात नहीं करता, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है विद कंसिडरेशन हो रहा है। अब मान लीजिए कोई एक्ट है, कोई ट्रांसफर है, उन्होंने ग्रेचुअसली किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल वैलिड नहीं होगा, ठीक। अब कोई मतलब बिना पैसे के लेन देन किया गया है तो वहां पर आप ये जो सेक्शन है 43 वो वहां पर वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक, ए के पास प्रॉपर्टी है 1 2, अब जब ये ट्रांसफर कर रहे थे सी को तो उनके पास 2 का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 2 के बारे में भी ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया। अब ये यहाँ पर कैसा हो रहा है, सी इनको कोई कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड करा रहा है, नो कंसिडरेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, ठीक, कि ए प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 सी को देंगे। अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक रहता है उसी बीच में प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो भी ए के पास आ जाती है, लेकिन ए अब इस चीज के लिए बाउंड नहीं है क्योंकि ये ग्रेचुअस एक्ट है, तो इस चीज के लिए बाउंड नहीं है वो प्रॉपर्टी 1 और 2 दोनों को ही सी को दें, और सी इस चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ए बाउंड है, ठीक, क्योंकि ये कैसा एक्ट है, ग्रेचुअस एक्ट है। अब इस सेक्शन को लेकर एक बात और की जाती है, क्वेश्चन ऐसा आता है वेदर whether this section use as sword or shield, whether this section use as sword, 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 or as a shield, ठीक। ये जो सेक्शन है इसका यूज कैसे हो सकता है, एज अ तलवार हो सकता है या एज अ ढाल किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर है, तो ये जो सेक्शन यूज होगा एज अ स्वॉर्ड यूज होता है, ठीक। स्वॉर्ड का मतलब है आपके पास कोई फैक्ट है, आप उसको तुरंत बता दीजिए कि ये फैक्ट है, तो ये एज अ स्वॉर्ड काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर ही आपने देखा ए के पास प्रॉपर्टी थी, इन्होंने बी को दे दी, ठीक।
अब ये प्रॉपर्टी अब इन्होंने फ्रॉडलेंटली इनके पास नहीं थी या एररसली इन्होंने इनको बताया कि ये प्रॉपर्टी इनकी है और इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब विद इन द कॉन्ट्रैक्ट लिमिट, जब कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस टाइम पर ये प्रॉपर्टी ए के पास आ जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है और ये ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। अब बी, मान लीजिए इस चीज को नहीं बताते हैं सूट फाइल करते टाइम कि नहीं ये ऐसी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये ए जो है बाउंड है, ठीक। तो फिर ये बी कोर्ट में जाकर ये सूट फाइल कर सकते हैं अगर ए ये कहते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो प्रॉपर्टी देने का वादा किया था वो प्रॉपर्टी उस वक्त मेरी नहीं थी, तो बी एज अ सॉल्ड इस फैक्ट को दे सकते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं और ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं थी लेकिन ये एस्टॉपल के नियम से बाउंड थे और ये प्रॉपर्टी अब इनको दी जाएगी, ठीक है। तो ए जो है एस्टॉपल के नियम से बाउंड है, तो ये एज अ फैक्ट जो है यहाँ पर एज अ शॉर्ड काम करता है, ना कि एज अ शील्ड। ये कोई ना डिफेंस का राइट तुरंत यूज कर सकते हैं, ठीक। अब शील्ड का क्या काम होता है, अब देखिए सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा सीपीसी का, इसमें बताया गया है प्रांग न्याय के सिद्धांत के बारे में, ठीक। अब मान लीजिए कोई केस है, कोई सूट है, उसके बारे में डिसीजन हो गया है, फाइनल हो गया है। अब वही पार्टीज उस कॉज ऑफ एक्शन को लेके किसी फर्दर किसी दूसरी कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकती हैं कि वो अपील करते हैं, ठीक है, तो कोर्ट उसे लेने से मना कर देगा और उसका ट्रायल नहीं होगा, ठीक। इसी का एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है सेक्शन नंबर 11 में, 8 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बताया गया है। उसमें आपके पास जब पहले सूट चल रहा था उस टाइम पे कोई डिफेंस मौजूद था तो आपको उसी वक्त दे देना चाहिए था। अब आप यहाँ पर फर्दर कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि मैं इस किसी फैक्ट को अब इस कोर्ट में लाना चाहता हूँ, कोर्ट इसको लेने से मना कर देगी, ठीक। क्योंकि अगर आप जो चीज पहले नहीं लेके आए, एज अ डिफेंस नहीं लेके आए वहां पर अपने, एज अ शील्ड आपने नहीं यूज किया उसको किसी डिफेंस में या किसी से अटैक के टाइम पर यूज नहीं किया है, तो अब आपको इसके लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि जो सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके दोबारा आप यहाँ पर सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो पता चला एक कोर्ट ने डिसीजन दिया, दूसरी कोर्ट में जाके उसी डिसीजन को बदलने के लिए दोबारा अपील कर दी, ये गलत है, ठीक। जब वो डिफेंस यूज कर सकते थे तो एक्सप्लेनेशन 4 यही बताता है, जब आप किसी फैक्ट को डिफेंस या अटैक के समय यूज कर सकते थे तो आपको यूज कर लेना चाहिए था। अगर आपने वहां पर उस फैक्ट को यूज नहीं किया तो अब आप उसी फैक्ट को लेकर दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए सेक्शन 43 में सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इम्पेयर द राइट ऑफ ट्रांसफरीज इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेट ऑप्शन, ठीक। इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक, ए ने बी को ट्रांसफर कर दी और इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी से, ठीक। और अभी ये प्रॉपर्टी ए के पास नहीं है, ठीक है। ए ने ही दूसरी तरफ इस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे ट्रांसफरी जेड से कर लिया सेम प्रॉपर्टी का, और बदले में क्या कर लिया, उससे कंसिडरेशन ले लिया और जेड ने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ए से कर लिया। तो अब यहां पर जो बी है, ठीक, बी यहां पर ए से ये नहीं कह सकते हैं कि आप मुझको ये प्रॉपर्टी दीजिए क्योंकि आप एस्टॉपल के नियम से बाउंड हैं, ठीक। यहां पर एस्टॉपल का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहां पर जो जेड ने एक्ट किया है विद कंसिडरेशन किया है एंड विद गुड फेथ किया है, ओके। तो यहां पर जो है एस्टॉपल का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बताता है सेक्शन 43 का पैरा सेकंड, ठीक है। सेक्शन 43 एंड होता है, एक बार इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। सेक्शन इसमें डॉक्ट्राइन बताई गई है, फीडिंग द एस्टॉपल बाय ग्रांट, स्वीकृति द्वारा विबंध का पोषण, ठीक। और फिर इसके बाद हमने देखा कि एस्टॉपल किसे कहते हैं, एस्टॉपल बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में, ठीक। फिर इसका हमने देखा केस लॉ देखा, जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मनेन्द्र, ठीक। उसमें बताया गया जो सेक्शन 6 है और सेक्शन 43 है वो दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि सेक्शन 6 बात करता है चांसेस के बारे में, संभावनाओं के बारे में, ठीक। और सेक्शन 43 बात करता है रूल ऑफ एस्टॉपल के बारे में, अगर आपने कोई चीज बोल दिया तो अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक। उसके बाद है इस सेक्शन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इक्विटेबल एस्टॉपल के नाम से भी जानते हैं, सामयिक विबंध का सिद्धांत, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये सेक्शन जो है एज अ स्वॉर्ड काम करेगा, एज अ तलवार काम करेगा या एज अ शील्ड काम करेगा। तो तलवार के रूप में यह सेक्शन काम करता है, ये हमें पता चला।
और उसके बाद शील्ड की तरह कब काम करता है, तो ये हमने देखा सीपीसी के सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 4 है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, उसके अंदर हमने देखा शील्ड की तरह कैसे यूज हो सकता था। ठीक, चलिए सेक्शन 43 कंप्लीट होता है।